हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के बारे में। और अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट की फर्स्ट यूनिट हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट की थी और आज की यह वीडियो इस यूनिट की लास्ट वीडियो होगी और नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड यूनिट को स्टार्ट करेंगे। तो आज की यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होने वाली है। बात करते हैं भौतिक राशियों की विमाएं एवं विमेय सूत्र। इस टॉपिक पर हमने लास्ट वीडियो को एंड किया था। आज इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो जो स्टूडेंट्स नहीं देख पाए हैं, लास्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर के आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। सो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं भौतिक राशियों की विमाएं एवं विमेय सूत्र। तो देखिएगा, भौतिक राशि की विमाएं एवं विमेय सूत्र, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूले ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पर हमने बताया था कि विमेय प्रतीक जो होते हैं, विमेय प्रतीक डायमेंशनल सिंबल, तो द्रव्यमान कैपिटल एम से दर्शाया जाता है। द्रव्यमान कैपिटल एम से, समय टी, लंबाई कैपिटल एल, ताप थीटा और विद्युत धारा ए, ज्योति तीव्रता आई, पदार्थ की मात्रा स्मॉल एन, और सभी को हम क्या करते हैं, ब्रैकेट्स में बंद कर देते हैं। ठीक है। अब एक बात और जान लीजिएगा कि भौतिकी में मूल राशियों के अतिरिक्त अन्य सभी जो राशियां हैं, जो मतलब व्युत्पन्न राशियां, मूल राशियों से अलग जो व्युत्पन्न राशियां हैं, उनको मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है। और इसके लिए मूल राशियों जैसे हमारे पास द्रव्यमान है, लंबाई है, ताप है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है, जो भी हमने यहाँ पर बताई हुई हैं, उनको हम एम एल टी थीटा ए आई एन इनसे हम प्रदर्शित कर रहे हैं। और ये क्या कहलाते हैं, यही विमेय प्रतीक कहलाते हैं। क्लियर है। अब आगे देखते हैं, जैसे वेग है तो वेग का हम विमेय सूत्र निकालेंगे। तो देखिए, व्युत्पन्न राशियों को मूल राशियों द्वारा व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, उनमें मूल राशियों के विमेय प्रतीकों का समुचित घाते लगाकर, जैसे यहाँ पर L की पावर आपको दिख रही है, इस तरीके से घाते लगाकर उनके गुणनफल के रूप में हम लिख देते हैं। जैसे वेग है, वेग का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, विस्थापन अपॉन समय होता है। और दूरी की विमा विस्थापन की विमा कहलाएगी, समय की विमा t होगी, और दूरी की विमा कितनी बताई थी हमने, यानी कि दूरी लंबाई, और दूरी सेम है तो दूरी में लंबाई का विमेय लगेगा तो क्या हो जाएगा L, और समय की विमा क्या हो जाएगी t, और t को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, t माइनस पावर में हो जाएगा। तो L t-1 लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं m0 L t-1। तो m0 की वैल्यू फिर भी यहाँ पर 1 ही होगी, तो इसलिए यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं। तो कंप्लीट फार्मूला लिखने के लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ m बिल्कुल भी नहीं है, तो m को शो करने के लिए यहाँ पर m की पावर 0 हम दिखाएंगे कंप्लीट फार्मूला लिखने के लिए। तो ये हुआ वेग का विमेय सूत्र। अब देख लीजिएगा, आयत का क्षेत्र अगर हमारे पास लंबाई गुणा चौड़ाई है तो उसका विमेय सूत्र कैसे निकालेंगे। देखिए, लंबाई को भी L से प्रदर्शित करते हैं और चौड़ाई भी एक लंबाई है तो उसकी विमा भी L होगी। तो L इंटू L, तो L स्क्वायर हो जाएगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि ब्रैकेट्स में बंद करना ना भूलिए। ठीक है। बात करते हैं संवेग। अब संवेग के बारे में अगर हम बात करें तो द्रव्यमान गुणा वेग होता है, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और वेग विस्थापन अपॉन समय, विस्थापन अपॉन समय इसका सूत्र होता है। विस्थापन को हम लिखते हैं विमेय सूत्र में L, और समय को T से लिखते हैं, किलोग्राम को कैपिटल M से लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा ML, और देखिए T ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो MLT-1, यही इसका विमेय सूत्र होगा। ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि विमेय सूत्र से रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो आए जिसमें सभी इंपॉर्टेंट विमेय सूत्र जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उनके विमेय सूत्र को निकाल करके बताया जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपको एक वीडियो मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं विमेय सूत्र यानी कि डायमेंशन फार्मूला डेफिनेशन के बारे में। डायमेंशन फार्मूले की डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है परीक्षाओं में, 2007, 13, 14, 15 और आगे भी ये पूछी जाती रहेगी। तो देखिएगा, किसी भौतिक राशि यानी कि जो व्युत्पन्न है उसकी बात हो रही है, उसका विमेय सूत्र वह व्यंजक है जो यह दर्शाता है कि उस भौतिक राशि में कौन कौन सी मूल राशि किस प्रकार शामिल है। इसको याद रख लीजिएगा। विमेय सूत्र की डेफिनेशन काफ़ी बार पूछी जा चुकी है
किसी भौतिक राशि, और कौन सी भौतिक राशि की बात हो रही है, व्युत्पन्न, उसका जो विमेय सूत्र है वह व्यंजक है जो यह दर्शाता है कि उस भौतिक राशि में कौन कौन सी मूल राशियां किस प्रकार शामिल हैं, गुणा में हैं या फिर भाग में हैं, इस तरीके से किस प्रकार शामिल है यह दर्शाता है। और विमेय सूत्र मूल मात्रकों तथा व्युत्पन्न मात्रकों के मध्य क्या बताता है, संबंध बताता है। ठीक है, ये क्या बताता है, संबंध बताता है, इसको याद रखिएगा। तो कोई भी हमारे पास अगर भौतिक राशि है और उसका विमेय सूत्र हमें निकालना है तो वह जो है मूल राशियों में उसको हम बदल लेंगे और जब जाकर हम उसको करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट विभिन्न विमेय सूत्र हमने लिखे हैं, तो इनको देखिएगा, ये काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, कोई 2 बार है 3 बार, ये सभी पूछे जा चुके हैं परीक्षाओं में। ठीक है, तो पॉलिटेक्निक परीक्षाओं में ये सभी पूछे जा चुके हैं, तो आप इनको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले है ऊष्मा चालकता गुणांक। देखिए ऊष्मा चालकता गुणांक जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का विमेय सूत्र आपसे 2001 में, 1998 में और आगे भी पूछा जा रहा है। तो ऊष्मा चालकता गुणांक को कैपिटल K से प्रदर्शित करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है mLT-3 θ-3। इसी तरीके से ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तरंग की तीव्रता अगर हम देखें तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। और 2000 के बाद भी आया है, 1998 1997 में भी आया हुआ है। तो ध्वनि तरंग की तीव्रता फॉर्मूला होता है विमेय सूत्र mL0T-3। ठीक है, बात करते हैं गुप्त ऊष्मा जिसको लेटेंट हीट बोलते हैं। लेटेंट हीट देखिए काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। तो गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट को कैपिटल L से प्रदर्शित करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है m0L2T-2। वेग प्रवणता, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेग प्रवणता का फॉर्मूला हम लिखते हैं m0L0T-1 यानी कि T-1 ही इसका फॉर्मूला होता है। m और l को यहाँ पर दर्शाने के लिए उनकी पावर में 0 हम लगा देंगे, तो ये ml जो है पावर में 0 हो जाएंगे और T-1 यानी कि जो कंप्लीट फार्मूला है वो लिखा जाएगा। दाब का फार्मूला हम देखते हैं यानी कि प्रेशर, तो प्रेशर जो होता है उसका फार्मूला होता है mL-1 T-2। इसी तरीके से ऊर्जा यानी कि एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का फार्मूला mL² T-2 होता है। और पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन ये 2003-2002 में पूछा जा चुका है। तो पृष्ठ तनाव जो है वो T से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल T से, और m0L² T-2 यहाँ पर ये कंप्लीट फार्मूला हो जाएगा। अब देखिए हम बात करते हैं विमेय प्रकार के चर तथा अचर। सॉरी, ये विमेय नहीं है, ये है विभिन्न। क्या है, विभिन्न। ठीक है, विभिन्न प्रकार के चर तथा अचर, तो डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो देखिएगा विमेय आधार पर भौतिक राशियों को निम्न वर्गीकृत किया जा चुका है, जैसे कि विमेय चर। ये क्या होता है, विमेय चर यानी डायमेंशनल वेरिएबल। तो वे भौतिक राशियां जिनकी विमाएं होती हैं, वे भौतिक राशियां जिनकी विमाएं होती हैं तथा परिमाण नियत नहीं होता। ठीक है, परिमाण नियत नहीं होता, जैसे बल, त्वरण, क्षेत्रफल, आयतन इत्यादि, ये सभी जो हैं विमेय चर हैं। अब बात कर लेते हैं विमाहीन चर की। तो विमाहीन चर क्या कहलाते हैं, नॉन डायमेंशनल वेरिएबल कहलाते हैं। ठीक है, तो विमाहीन चर वे भौतिक राशियां हैं जिनकी विमाएं नहीं होती हैं। ठीक है, जिनकी विमाएं नहीं होती हैं तथा परिमाण भी क्या होता है उनका नियत नहीं रहता है। ठीक है, विमाएं भी नहीं होती है और परिमाण भी नियत नहीं रहता है, जैसे विकृति, कोण, अपेक्षित घनत्व इत्यादि, ये सभी जो हैं विमाहीन चर हैं। इनकी कोई विमा नहीं होती और मान भी इसका स्थिर नहीं रहता है। देखिएगा कुछ नोट पॉइंट है, कुछ ऐसी राशियां जो विमाहीन हैं, कुछ ऐसी राशियां जो विमाहीन हैं पर फिर भी इनके मात्रक होते हैं। जैसे कौन कौन सी राशियां हैं, कोण, घन कोण, लेंस की क्षमता, ये सभी विमाहीन राशियां लेकिन फिर भी इनके मात्रक होते हैं। कोण का मात्रक होता है रेडियन, घन कोण का होता है स्टेरेडियन, और लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। ठीक है, इनको याद रखिएगा। अब बात करते हैं विमाहीन नियतांक की। विमाहीन नियतांक के बारे में बात करें तो देखिएगा डायमेंशनल कांस्टेंट। ठीक है, विमाहीन नहीं, ये विमाहीन नहीं है, ये विमीय है। ठीक है, यहाँ पर आप विमीय कर लीजिएगा, ये है विमीय। ठीक है, ये विमीय है। तो विमीय नियतांक, डायमेंशनल कांस्टेंट, वे भौतिक राशियां जिनकी विमाएं होती हैं, क्योंकि जिनकी विमाएं होंगी वो तो विमीय राशियां कहलाएंगी,
तथा इनका मान जो है कैसा होता है, नियत रहता है। जैसे गैस नियतांक आर, गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है और प्लांक नियतांक होता है इत्यादि, ये सभी नियतांक जो है ये विमीय नियतांक कहलाएंगे। और विमाहीन नियतांक की बात करें यानी कि नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट की बात करें तो विमाहीन नियतांक वे भौतिक राशि होती हैं जिनकी विमा नहीं होती तथा इनका मान जो है क्या होता है, नियत रहता है। जैसे शुद्ध संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, और पाई और ई को भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। ये सभी संख्या क्या कहलाती हैं, विमाहीन नियतांक कहलाती हैं। अब विमीय विश्लेषण की बात करें तो विमीय विश्लेषण जो है इसकी डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। तो देखिएगा विमीय विश्लेषण की अगर बात करें तो विमीय विश्लेषण काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपने आप में माना जाता है डेफिनेशन के हिसाब से। तो देखिए विमीय विश्लेषण के जो प्रतिपादक हैं वे कौन हैं, फोरियर, यानी कि जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम था फोरियर। विमीय विश्लेषण फोरियर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और इनके अनुसार क्या कहा गया था कि विमाओं की गणना में परिमाणों की गणना पर विचार नहीं करते हैं। क्या कहा था, विमाओं की गणना में परिणामों यानी जो परिमाण हैं, विमाओं की गणना में परिमाण जो हैं उनकी हम मतलब उनका विचार करते ही नहीं है, केवल और केवल उनकी विमाओं पर ध्यान देते हैं, उनके जो मात्रक हैं उन पर ध्यान देते हैं, परिमाणों पर नहीं ध्यान देते, केवल उन राशियों की प्रकृति पर विचार करते हैं। ठीक है, परिमाण से हमें कोई मतलब नहीं। जब विमीय विश्लेषण हम करते हैं तो परिमाण से हमें कोई मतलब नहीं होता, केवल राशियों की प्रकृति पर विचार करते हैं, जो क्या होती है कि किसी अन्य राशि को व्यक्त करने के लिए प्रयोग की जाती है। और इस प्रकार विमीय दृष्टि से वेग परिवर्तन और औसत वेग और हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग सभी जो है वो समान होते हैं, क्योंकि प्रत्येक जो है लंबाई पर समय है। ठीक है, क्योंकि औसत वेग भी लंबाई पर समय है, वेग परिवर्तन भी लंबाई पर समय है, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, ये सभी लंबाई पर समय इसका मात्रक होता है। तो इनमें जो है हम क्या करते हैं, परिमाणों की गणना नहीं करते हैं, केवल उनके मात्रक को देखते हैं। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है कि किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र उसके मात्रक पद्धति पर निर्भर नहीं करता है। मतलब है कि एक ही भौतिक राशि के कई मात्रक हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक ही भौतिक राशि के कई मात्रक हो सकते हैं, किंतु विमीय सूत्र एक ही होगा। और जैसे लंबाई के मात्रक अलग अलग लेने पर क्षेत्रफल के मात्रक अलग अलग होंगे, किंतु क्षेत्रफल का जो विमीय सूत्र होगा वो अपरिवर्तित रहेगा, वो वही रहेगा जो पहले था। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र जो है वो उसके मात्रक पद्धति पर निर्भर नहीं करता है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विमाओं के समांगीयता का सिद्धांत। विमाओं के समांगीयता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। देखिएगा ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। विमाओं के समांगीयता का सिद्धांत क्या है, तो देखिए इस सिद्धांत के अनुसार किसी भौतिक स्थिति को दर्शाने वाला समीकरण विमाओं की दृष्टि से समान होता है। क्या कहा गया था कि किसी भौतिक स्थिति को दर्शाने वाला समीकरण विमाओं की दृष्टि से क्या होता है, समान होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी विमीय समीकरण के विमीय संतुलन के लिए यह आवश्यक है कि उस समीकरण के बाईं ओर की राशियां, ठीक है, बाईं ओर की राशियां जो हैं उनकी विमाएं और दाईं ओर की राशियां जो हैं उनकी विमाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, यदि किसी समीकरण में कई पद जोड़े और घटाए, ठीक है, कई पद जोड़े जाएं और घटाए जाएं, तो प्रत्येक जुड़ने वाले और घटने वाले पदों की जो विमाएं होंगी वो एक ही समान होनी चाहिए। यानी कि अगर हम लंबाई का पद जोड़ रहे हैं, यानी कि इधर दूरी है उधर हमारे पास विस्थापन है, तो दोनों का जो विमीय सूत्र यानी कि विमाएं है वो सेम है, तो दोनों को हम ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विमीय विश्लेषण की जो सीमाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आती है, इनको ध्यान से देखिएगा। इस विधि से सूत्रों में उपस्थित नियतांक, जो भी हमारे पास फॉर्मूला है उनमें जो नियतांक है उसका आंकिक मान निकालना जो है संभव नहीं है। ये इसमें बताया गया था कि आंकिक मान निकालना संभव नहीं है कांस्टेंट का, केवल हम क्या कर सकते हैं, राशियों के विमीय सूत्र निकाल सकते हैं, आंकिक मान हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। अब देखिएगा इसी में एक पॉइंट और है कि इससे प्रयोग अथवा अन्य विधि से प्राप्त किया जा सकता है, यानी जो के है उसको प्रयोग द्वारा या अन्य विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन विमीय विश्लेषण से के का मान हम नहीं निकाल सकते हैं। सेकंड है, यदि कोई भौतिक राशि तीन राशियों से अधिक राशियों पर निर्भर करती है, यदि कोई भौतिक राशि तीन राशियों से अधिक राशियों पर निर्भर करती है तो इन राशियों के मध्य परस्पर संबंध इस विधि द्वारा स्थापित नहीं किया जा सकता। परंतु इसमें हम क्या कर सकते हैं कि किसी दिए हुए इस प्रकार के समीकरण को विमीय सत्यता की जांच कर सकते हैं, केवल हम इसमें सत्यता की जांच कर सकते हैं, इनमें परस्पर संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि यदि कोई भौतिक राशि
केवल 3 राशियों पर निर्भर करती है, परंतु 3 में से 2 राशियों की विमाएं आपस में समान हों तो भी विमेय विधि द्वारा इन राशियों के बीच संबंध जो है स्थापित नहीं किया जा सकता। केवल हम क्या कर सकते हैं, समीकरण के विमेय सत्यता की जांच हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, यदि देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहां पर है कि यदि किसी समीकरण के किसी एक पक्ष में एक से अधिक पद हो, जैसे v इक्वल टू यू प्लस एटी, जहां जो दाहिना वाला पक्ष है उसमें 2 पद दिए गए हैं, तो इस समीकरण को विमेय विधि से निगमित नहीं किया जाता। यानी कि निगमन की बात की जाती है, निगमित नहीं किया जा सकता। अब ऐसे ही इसी तरीके से त्रिकोणमितीय अनुपात sin थीटा cos थीटा tan थीटा जो हमें दिए हुए होते हैं, चर घातीय e की पावर x और लघुगणक log x, इन पदों वाले जो समीकरण होंगे उनका निगमन भी विमेय विश्लेषण विधि से संभव नहीं है। ठीक है, किसमें विमेय विधि में संभव नहीं है, त्रिकोणमितीय अनुपात का और घातांकीय या फिर लघुगणक, इस तरीके से हमें अगर कोई पद मिलते हैं तो उनका जो है निगमन विमेय विश्लेषण विधि से संभव नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, किसी या कोई भौतिक राशि अगर सदिश है, देखिए कोई भौतिक राशि अगर सदिश है अथवा अदिश है तो विमेय विश्लेषण विधि से ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विमेय विश्लेषण से हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि किसी समीकरण में नियतांक के जो है वो विमाहीन नहीं है, ठीक है, विमाहीन नहीं है, तो उस समीकरण के निगमन के लिए विमेय विश्लेषण विधि प्रयोग में नहीं लाई जा सकती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है मापन में त्रुटियां। अब देखिए मापन में जो त्रुटियां हैं उनके बारे में जान लेते हैं। एरर ऑफ मेजरमेंट, अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो देखिए भौतिकी जो है मापन का विज्ञान है। ये हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वहीं पर बता दिया था कि भौतिकी क्या है, एक मापन का विज्ञान है, इसको याद रखिएगा। फिजिक्स इज ए साइंस ऑफ मेजरमेंट। क्लियर। अब जो वैज्ञानिक थे, ठीक है, जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो थे हाइजेनबर्ग। ठीक है, हाइजेनबर्ग ने क्या किया था, अनिश्चितता के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी के प्रतिपादक थे, इन्होंने प्रतिपादित किया था। ठीक है, और इनके अनुसार किसी भी भौतिक राशि का यथार्थ मापन किया जाना संभव नहीं है। किसी भी भौतिक राशि का यथार्थ मापन किया जाना संभव नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि हम कुछ भी यथार्थ पूर्वक नहीं माप सकते। हम कुछ भी यथार्थ पूर्वक नहीं माप सकते। वी कैन नॉट मेजर एनीथिंग एब्सोल्युटली। वी कैन नॉट मेजर एनीथिंग एब्सोल्युटली। उनका यह कथन इस आधार पर था कि मापन एक जो है वो तुलनात्मक विधि है। ठीक है, और इस विधि में किसी न किसी स्तर पर त्रुटि अवश्य होती है, इसलिए उन्होंने कहा था कि हम कुछ भी यथार्थ पूर्वक नहीं माप सकते। ठीक है, मापन यंत्र की यथार्थता की सीमा के बारे में बात करें कि कोई भी मापन यंत्र किस सीमा तक माप सकता है। ठीक है, तो देखिए पहले हम ये जान लें कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मापन यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कोई भी अगर भौतिक राशि है उसको मापने के लिए मापन यंत्र का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जैसे लंबाई को मापने के लिए हम मीटर पैमाने का यूज करते हैं, वर्नियर कैलिपर्स का यूज करते हैं, स्क्रू गेज का यूज करते हैं, परंतु प्रत्येक मापन यंत्र एक निश्चित सीमा तक ही यथार्थपूर्वक एक्यूरेसी का जो है मापन हमें दे सकता है। ठीक है, जैसे कोई अगर लंबाई नापने के लिए किसी मीटर का यूज करते हैं तो वो जो है 50 मीटर का कोई पैमाना है तो वो केवल 50 मीटर तक ही नाप सकता है। इस तरीके से कुछ सीमाएं होती हैं। ठीक है, अब प्रत्येक मापन यंत्र की यथार्थता की एक सीमा होती है जो अलग अलग बताई गई है। तो देखिएगा कोई मापन यंत्र जिस सीमा तक यथार्थ माप कर सकता है, ठीक है, यथार्थ मापन कर सकता है, उसे उस सीमा की यथार्थता की सीमा कहते हैं, और यह यंत्र के अल्पतमांक के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि किसी यंत्र की यथार्थता की सीमा उसके अल्पतमांक के बराबर होती है, इसको ध्यान रखिएगा। अब जब अल्पतमांक की हमने बात की तो अल्पतमांक होता क्या है, देखिए किसी मापन यंत्र द्वारा लिए जा सकने वाले न्यूनतम मान यानी कि मिनिमम मेजरमेंट को उस यंत्र का क्या कहते हैं, अल्पतमांक कहते हैं, लीस्ट काउंट कहते हैं। ठीक है, जैसे मीटर पैमाने का अल्पतमांक होता है 1 mm, वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक होता है 0.1 mm और स्क्रू गेज का अल्पतमांक होता है 0.0 mm। इनको याद रखिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यथार्थता। अब देखिए यथार्थता क्या होती है, यथार्थता और एक होती है सूक्ष्मता यानी कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन। किसी भौतिक राशि की अगर हम माप लेते हैं
तो माप कितनी भी सावधानी पूर्वक की जाए, मापी गई राशि अपने वास्तविक मान यानी कि जो उसका वास्तविक मान है उससे सदैव भिन्न प्राप्त होगी। कुछ ना कुछ उसमें पॉइंट में भी एरर आ सकता है। अगर हम कह सकते हैं कि मापन विधि में सदैव मापकर्ता को मापी जाने वाली राशि के परिमाण के अनुमानत उचित मापन यंत्र का प्रयोग कर पूर्ण सावधानी के साथ मापन करना चाहिए, ताकि मापी गई माप अपने वास्तविक मान के निकटतम प्राप्त हो। यानी कि जैसे अगर 2 है तो 1.99 हो या 2.001 हो, इस तरीके से, यानी कि उसी के संभावित मान में प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो एक्यूरेसी इज द टर्म यूज टू इंडिकेट द क्लोजनेस ऑफ ए मेजरमेंट टू इट्स एक्यूरेट वैल्यू। किसी माप की वास्तविक मान में निकटता माप की यथार्थता कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोई हमारे पास माप है, उसको हमने जो है लिखा, तो वह जो उसकी एक्यूरेट माप है उसके निकटतम आए। ठीक है, उसके निकटतम आए तो वही हमारी क्या हो जाएगी, यथार्थता हो जाएगी। अब बात करते हैं सूक्ष्मता की। अगर सूक्ष्मता की बात करें तो देखिएगा, सूक्ष्मता को क्या कहते हैं, परिशुद्धता भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, परिशुद्धता भी कहते हैं। और मापन यंत्र का जो अल्पतमांक है यानी कि लीस्ट काउंट है, वो माप की सूक्ष्मता दर्शाता है। कभी कभी ये आपसे मालूम कर ले जाए कि मापन यंत्र का अल्पतमांक क्या दर्शाता है, माप की सूक्ष्मता दर्शाता है। अब वास्तव में सूक्ष्मता अथवा परिशुद्धता वस्तु की किसी एक माप की उसी वस्तु की अन्य मापों से निकटता प्रदर्शित करता है। ठीक है, प्रिसिजन इज द टर्म यूज्ड टू इंडिकेट द क्लोजनेस ऑफ ए मेजरमेंट टू अदर मेजरमेंट। ठीक है, तो परिशुद्धता यह दर्शाती है कि वस्तु को किस विभेदन सीमा तक मापा गया है। क्या दर्शाती है कि वस्तु को किस विभेदन सीमा तक मापा गया है। अब अगर फॉर्मूला की बात करें तो प्रिसीजन इज प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, 1 लिस्ट काउंट के। ठीक है, तो सूक्ष्मता समानुपात किसके है, सॉरी सूक्ष्मता जो है किसके अनुक्रमण में आती है, अल्पतमांक। ठीक है, 1 अल्पतमांक के। ठीक, अब बात कर लेते हैं मापन की त्रुटियां। अब देखिए मापन की त्रुटियां, एरर इन मेजरमेंट, तो यहां पर अगर बात करें सबसे पहले है क्रमबद्ध त्रुटियां, जिसको बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। तो क्रमबद्ध त्रुटियां ज्ञात कारणों से उत्पन्न होती है। याद रखिएगा, 2 त्रुटियां होती हैं, अनियमित और क्रमबद्ध। क्रमबद्ध त्रुटियां जो होंगी वो ज्ञात कारणों से, यानी कि जिन कारणों को हम जानते हैं उन्हीं से उत्पन्न होगी। लेकिन अनियमित त्रुटियां जो होंगी यानी कि रैंडम एरर, वो अनियमित त्रुटियां जो है अज्ञात कारणों से उत्पन्न होंगी, जो हम नहीं जानते वह कारण उसका निकलेगा। ठीक है, अब देखिएगा इसमें क्रमबद्ध त्रुटियां क्या है। तो क्रमबद्ध त्रुटियां जब किसी मापन में सदैव एक समान त्रुटि होती है, अर्थात त्रुटि की प्रकृति अथवा चिन्ह सदैव एक ही प्रकार का धनात्मक आए या फिर धनात्मक या ऋणात्मक, तो वो क्या कहलाते हैं, क्रमबद्ध त्रुटियां कहलाती है। और क्रमबद्ध त्रुटियां कौन कौन सी होती है, जैसे स्थिर त्रुटियां। स्थिर त्रुटियां यानी कि कांस्टेंट एरर। तो इसमें हम बता दें कि यदि मापन यंत्र संरचना, ठीक है, मापन यंत्र संरचना या मापन यंत्र की बनावट के दृष्टिकोण से ही त्रुटि हो। ठीक है, यानी कि हम कह रहे हैं कि मापन यंत्र पर बने मापक चिन्ह गलत लगे हों, या फिर ऐसे यंत्र के प्रयोग से सभी प्रेक्षणों में त्रुटि जो है वो समान आएगी। जैसे मान लो कि कोई पैमाना है, उसको हमने छोटा कर दिया और उसके छोटे छोटे हमने चिन्ह लगा दिए, तो जो है वो त्रुटि जो है वो सभी में समान आएगी, यानी सभी को सेम जो है त्रुटि दिखाई देगी। ठीक है, ऐसी त्रुटि को क्या कहते हैं, स्थिर त्रुटि कहते हैं। और स्थिर त्रुटि को दूर करने के लिए क्या करते हैं हम, त्रुटिपूर्ण मापक यंत्र के स्थान पर त्रुटि रहित मापक यंत्र का प्रयोग करना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो त्रुटिपूर्ण यंत्र में त्रुटि का संभव जो स्वरूप है उसको ज्ञात करने पर और जितनी अधिक बार संभव हो सके मापन करना चाहिए। नेक्स्ट है यंत्र के कारण त्रुटियां। यंत्र के कारण कैसी त्रुटियां हो सकती है, एरर ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट। तो ऐसे मापक यंत्र, याद रखिए, ऐसे मापक यंत्र संरचना और बनावट के दृष्टिकोण से त्रुटि रहित होते हैं, यानी कि वे सही होते हैं, बने हुए सही होते हैं, परंतु इसमें अत्यधिक प्रयोग से इन यंत्रों में क्या होता है, दोष उत्पन्न हो जाता है। जैसे वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज में शून्य त्रुटि यानी कि 0 एरर का हो जाना। ठीक है, इत्यादि। और प्रेक्षण प्रारंभ करने से पहले ही प्रयोग में आने वाले सभी मात्रक यंत्रों में इस प्रकार की त्रुटियां ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, जिससे कि मापन का अंतिम परिणाम जो है वो यथार्थ हो सके, यानी कि सही हो सके। नेक्स्ट है व्यक्तिगत त्रुटियां यानी कि पर्सनल त्रुटियां। व्यक्तिगत त्रुटियां क्या कहलाती हैं, वे त्रुटियां जो प्रयोग करने वाले और मापन करने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी मतलब जो उनके असावधानियों के कारण होती है, यानी कि उनकी खुद की गलतियों के कारण हो जाती हैं, उनको हम व्यक्तिगत त्रुटियां कहते हैं। और यह मापक यंत्रों पर निर्भर नहीं करती, ये केवल उस व्यक्ति पर निर्भर करती है जो उसको माप रहा है। तो सावधानी बढ़ाकर यह सही तरीके से पाठ्यांक प्राप्त कर इस त्रुटि को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। अब बाह्य कारणों से त्रुटियां,
बाह्य कारणों से उत्पन्न त्रुटियां इनके एरर ड्यू टू द एक्सटर्नल रीजन, तो यह क्या हो सकते हैं कि प्रेक्षण लेते समय दाब, ताप, आर्द्रता, वायु वेग इत्यादि इसमें अगर परिवर्तन हो जाए, ठीक है, तो इनके परिवर्तन के कारण प्रेक्षण में जो है उत्पन्न त्रुटियां बाह्य कारकों के द्वारा त्रुटियां कहलाती हैं। ठीक है, तो उचित सावधानी अपनाकर वातावरण परिवर्तन पर नियंत्रण की संभव व्यवस्था कर, यानी हम एक कमरे में चले जहां पर कोई भी ऐसा जो है कह सकते हैं कि आर्द्रता या फिर वायु दाब या फिर वायु वेग घटने और बढ़ने की संभावना ना हो, वहां पर जाकर के त्रुटियों को क्रम मापे, तो ये त्रुटि जो है दूर की जा सकती है। ठीक है, अब अनियमित त्रुटियां को क्या कहते हैं, देखिए अनियमित त्रुटियां हम कैसे कहते हैं, ऐसी त्रुटियां जिनके ऊपर प्रयोगकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं रहता, क्या कहलाती हैं, अनियमित त्रुटियां कहलाती है। अब यहां पर बात करते हैं कि कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गैस नियतांक का मात्रक क्या है, ये ज्ञात करना है। तो देखिएगा ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो सार्वत्रिक गैस नियतांक R होता है और इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, गैस समीकरण हमें पता होता है P = nRT होता है। यहाँ पर हम R की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये क्या होगा, N और T P के अपॉन में चला जाएगा, तो P/NT हो जाएगा। अब यहाँ पर R का मात्रक हम कैसे करेंगे, तो देखिएगा PV/NT, PV/NT हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर PV है, PV = nRT होता है, यहाँ पर V आएगा, यहाँ पर V। ठीक है, तो PV = nRT होता है, जब हम R की वैल्यू निकालेंगे तो PV/NT आ जाएगा और R का मात्रक जो है PV/NT का मात्रक के बराबर हो जाएगा। अब देखिए P का मात्रक क्या होता है, यानी कि दाब का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और जो V है ये आयतन, ठीक है, जो V है ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब, और N जो है एक संख्या है, यानी कि इसका होता है मोल जो संख्या है, और T जो है वो होता है केल्विन में। तो यहाँ पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में केल्विन, सॉरी मीटर क्यूब ऊपर है, यहाँ पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब अपॉन केल्विन मोल। ठीक है, तो यहाँ से ये दो पावर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो न्यूटन मीटर आएगा और क्या आएगा, मोल केल्विन। तो अब देखिए न्यूटन मीटर को हम क्या लिखते हैं, न्यूटन मीटर को जूल लिखते हैं, जूल पर मोल केल्विन हो जाएगा, और यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि जो R का मात्रक है वो जूल पर मोल केल्विन आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट सेकंड है बल एवं गति, यानी कि फोर्स एंड मोशन। ठीक है, तो हम इसमें बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बात करेंगे यूनिट सेकंड की। तो यूनिट फर्स्ट को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, यूनिट सेकंड की नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।